हर तरीके से समर्थन हासिल था। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने कश्मीर में इस्लामिक राज लाने के नाम पर चुनाव लड़ा, खुलकर बोलकर लोगों से कि हम इस्लामिक राज लाना चाहते हैं। एमयूएफ के उम्मीदवारों में श्रीनगर से सैयद सलाउद्दीन भी था। आप कहेंगे सैयद सलाउद्दीन तो नाम सुना सुना लग रहा है। बॉस, ये सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी चीफ है आज की तारीख में। वो पिछले 35 साल से पाकिस्तान में बैठा है। वो तब यहां चुनाव लड़ रहा था श्रीनगर में। सैयद सलाउद्दीन का इलेक्शन एजेंट कौन था? यासिन मलिक, जिसे हमारे यहां के उस वक्त के प्रधानमंत्री साहब बुला बुलाकर मिल रहे थे, वो उसी का इलेक्शन एजेंट था यासिन मलिक, जो बाद में उस आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ भी बना, जिसके आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स की। एमयूएफ यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवारों में सैयद अली शाह गिलानी, चचाब रहे नहीं लेकिन कितने बड़े अलगाववादी थे आपको पता ही है। सैयद अली शाह गिलानी थे, मौलाना अब्बास अंसारी थे, अब्दुल गनी भट्ट इस जैसे अलगाववादी भी थे, जिन्होंने बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बना ली। इसको अगर आसान शब्दों में समझिए तो कश्मीर में जो बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, वही 1986 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इन्होंने 1987 के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने क्या किया? इन्होंने अपना हाथ मिला लिया, एक साथ आ गए और एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब हुआ क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इस चुनाव में? क्योंकि आपके मन में होगा कि भाई ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट चुनाव लड़ रहा था, तो इसको कितना समर्थन मिला वर्सेस एनसी प्लस कांग्रेस था, तो इसको कितना समर्थन मिला? 1987 का चुनाव हुआ, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके लिए कहा जाता है ये 45 पर लड़ी और उस 45 में से 40 इसने जीत ली, 45 में से। और कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी, इसने 25 सीटें जीती और ये लड़ी थी 31 सीट। अब पहली चीज क्या आती है भाई? इनको कितना मिला? इनको तो 66 सीट मिल गई, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का क्या हुआ? ये लड़े 44 सीट पर, 44 सीट पर लड़े और जीते कितना? मात्र 4 सीट जीते, 4 सीट जीते। अब पहली चीज जो निकल कर आती है कि भाई इसका मतलब कश्मीर नहीं चाहता था कि भाई वो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ खड़ा हो, वो तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। अभी थोड़ा सब्र रखिए। सैयद अली शाह गिलानी की सीट है इस 4 में, वो जीत गए थे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को वोट कितने मिले? इनको वोट मिले 31%, 31%। लेकिन सीटें कही जाती हैं कि सिर्फ 4 आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 53% वोट मिला और सीटें उन्होंने 87% जीत ली, 87% सीट जीत ली। कैसे भाई? आरोप लगते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन चुनावों में रिगिंग की गई, धांधली की गई। यानी पूरी कहानी जो है कश्मीर का माहौल, कश्मीर में जो चल रहा था, उस पर आधारित नहीं है। वो सिर्फ एक आदमी पर आधारित है कि ये आदमी सीएम बनना चाहिए और उस आदमी का नाम था फारूक अब्दुल्ला। इनको सीएम बनाने के लिए आरोप लगता है कि चुनाव में धांधली कर दी गई, और धांधली नहीं होती तो 31% कश्मीर का वोट जो गया था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को, 31% तो दिख रहा है रिगिंग के बावजूद। रिगिंग नहीं होती तो सोचिए कितने लोग उनके साथ खड़े हो गए थे इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। और कहा जाता है रिगिंग नहीं होती तो 20 सीट तो कम से कम और आती, कितनी और आती इसका कहा नहीं जा सकता। और फिर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो कश्मीर में जो हुआ वो रातों रात नहीं हुआ। कश्मीर की सोच कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ रातों रात नहीं हुई। इस चुनाव के बाद कश्मीर में माहौल और बिगड़ने लगा। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की गठबंधन सरकार तो बन गई, लेकिन लोगों की नजर में यह वैध सरकार नहीं थी, क्योंकि लोगों को यह लगता था हमने तो उनके लिए वोट किया नहीं। उनको तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट चाहिए था, उनको तो जो एजेंडा वो बेच रहे थे वो पसंद आ रहा था। तो वो सोचने लगे ये कैसे बन गए भाई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के समर्थकों में ज्यादातर यूथ आबादी थी, जिसे अलगाववादी तत्वों और पाकिस्तान ने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दी। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी चाहिए थी और राजीव गांधी को अपने दोस्त फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी देनी थी, तो कश्मीर में जो चल रहा था वो चलता रहा। अलगाववादी अब यूथ को कहने लगे तुम हथियार उठा लो, नए नए आतंकी संगठन बनने लगे। इनके लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खासतौर पर आतंकी सप्लाई के लिए आतंकी ट्रेनिंग के कैंप पाकिस्तान ने शुरू किए। कोई पूछे फारूक अब्दुल्ला से कि बतौर मुख्यमंत्री
जितनी सख्ती से पत्रकारों से बात कर रहे थे, उसकी 10% भी सख्ती वहां दिखाई होती तो शायद यह हालत नहीं होती। मार्च 1987 में इस चुनाव के बाद 2 साल के अंदर फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में कश्मीर घाटी की हालत यह हुई कि श्रीनगर समेत अलग अलग इलाके में जगह जगह हिंसा और उग्र प्रदर्शन होने लगे। मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, आप क्या कर रहे थे? श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आजादी के नारे लगने लगे और यह फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कमीशन बनाओ। आपको दिख नहीं रहा था कि नारे लग रहे थे नमाज के बाद जुमे की? आजादी आजादी के भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में कट्टरपंथियों ने पूरा जोर लगाया हुआ था। यह फारूक अब्दुल्ला को नहीं दिख रहा था, राजीव गांधी को नहीं दिख रहा था, उनके पास रिपोर्ट नहीं आ रही थी। श्रीनगर समेत अलग अलग शहरों और कस्बों तक आजादी के नारे लगाए जाने लगे थे और इसी दौर में सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अफसरों पर हमले तेज हो गए। हमले और हत्या के बाद आतंकवादी पर्चे लगाते थे कि जो भारत की बात करेगा वो मारा जाएगा और ये लोग बात करते हैं कि उस एक रात में सब हो गया। कश्मीर में वो काली रात आप लोगों ने तैयार की बॉस। ये इतिहास के पन्ने कह रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग्स, बसेस, पब्लिक प्लेस पर बम ब्लास्ट होने लगे थे। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग से उनके पूरे समुदाय को डराया जाने लगा था। और फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे थे बताएं? इसके लिए कोई आयोग लगता है क्या? 1987 में चुनाव के बाद फारूक अब्दुल्ला का कार्यकाल क्या था? 23 मार्च 1987। ये भाई साहब जब फिर से वो रिगिंग वाले आरोप के बाद मुख्यमंत्री बने तो उनका कार्यकाल आपको जानबूझकर बता रहा हूं, उसको देखिए। 23 मार्च 1987 से फारूक अब्दुल्ला साहब 18 जनवरी 1990 तक सीएम रहे। अब ये वो दौर है जिसके बीच कश्मीर इतना सुलगा कि 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा। कहते हैं जनवरी 1990 तक कश्मीर की हालत यह हो गई थी कि आतंकवादी संगठनों के आका खुलकर कह रहे थे कि 50% स्टेट मशीनरी उनके हाथ में है। कट्टरपंथियों ने कश्मीर घाटी में इस्लामिक कानून खुद से लागू करना शुरू कर दिया था। सभी होटल्स में शराब बंद, सिनेमा हॉल बंद, वीडियो लाइब्रेरी बंद, ब्यूटी पार्लर बंद। ये जब मैं बोल रहा हूं तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि अरे ये सब बातें तो अभी हाल में जब अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका गया तो तालिबान के राज में देखने को मिली थी। अगर वही तालिबान राज आपको जो याद आ रहा है वो सोचिए, वो उस वक्त कश्मीर में वो कट्टरपंथी लागू कर रहे थे। सिनेमा हॉल बंद, वीडियो लाइब्रेरी बंद, ब्यूटी पार्लर बंद और ये फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे। दिख नहीं रहा था आपको ये सब हो रहा है? सिर्फ कुर्सी दिखती थी। राजीव गांधी को नहीं दिख रहा था बतौर प्रधानमंत्री कि कश्मीर में यह सब हो रहा है। जो आज दुनिया देख रही है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये अपने देश में हो रहा था, इन लोगों को दिख नहीं रहा था। आप सोचिए फिल्म के वीडियो कैसेट्स कश्मीर घाटी में मिलना मुश्किल हो गए। वो जो आप ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, दुकानदारों ने प्लेइंग कार्ड्स फेंक दिए कि कोई आएगा अलगाववादी तो देख ले कि भैया मैंने फेंक दिया है। और ये सब तब हो रहा था जब मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कोई नहीं पूछता कैसे हुआ ये सब। इस दौरान 1987 से 1990 तक कश्मीर में अल्पसंख्यक कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया। कश्मीरी हिंदुओं को धमकाया जाने लगा कि अगर वो जाएंगे नहीं तो मार दिए जाएंगे। क्या किया इन्होंने बतौर सीएम बताइए? और पीएम क्या कर रहे थे? कश्मीरी हिंदुओं को धमकाया जाने लगा कि कश्मीर में अब निजाम मुस्तफा यानी इस्लाम का राज चलेगा। और ये लोग कहते हैं रातों रात हो गया सर। जम्मू कश्मीर सरकार के आंकड़े के मुताबिक 1989 में कश्मीर घाटी में 1,40,000 कश्मीरी हिंदू थे। ये सरकारी आंकड़ा है, जिनमें 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं ने कट्टरपंथियों की धमकियों और टारगेट किलिंग्स के बीच 6 महीने में कश्मीर घाटी छोड़ दी। और ज्यादातर कश्मीरी पंडित घाटी से सिर्फ अपने कपड़े लेकर आ पाए, बाकी सब छोड़ देना पड़ा। हब्बा कदल, रैनाबारी, करण नगर जैसे हिंदू आबादी वाले इलाकों में घर के घर खाली हो गए। ये वो लोग थे जो सालों से नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे वहां पर, लेकिन भागे तो खाली हाथ भागे। सोचिए इतना भी वक्त नहीं मिला। कश्मीरी हिंदुओं ने इस भगदड़ में अपनी जमीन सस्ते दामों पर बेच दी, महिलाओं ने गहने बेच दिए। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि जब वो अपनी कीमती चीजें लाने लगे तो कट्टरपंथियों ने कहा कि यही छोड़ दो, यहां कमाए थे इसलिए ये यहीं रहेगी। सोचिए क्या बीती होगी उन लोगों पर। बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी से पलायन तब शुरू हुआ जब रुबैया सईद के अपहरण के बदले 5 आतंकी छोड़े गए। तब 30 लाख मुस्लिम आबादी वाली घाटी में 1.5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं का साथ देने वाला कोई नहीं था। सुन रहे हैं इस आंकड़े को? आबादी देखिए,
मुसलमान कितने थे? 30 लाख कहा जाता है। और हिंदू कितने का बताए जाते हैं? कश्मीरी हिंदू 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब। यह सरकारी आंकड़ा है। और आप सोचिए, जिसकी आबादी 1.5 लाख है उसको वहां से भागना पड़ गया, जिसकी आबादी 30 लाख है वो वहीं रह गया, और लोग कहते हैं ये तो डरपोक थे इसलिए भाग गए। इनके साथ तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, हुआ तो इनके साथ भी था। मुझे ये बताइए, 30 लाख वाले रह गए और 1.5 लाख वाले को भागना पड़ गया, इसके साथ क्या हुआ होगा ये समझना रॉकेट साइंस है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 90,000 कश्मीरी हिंदू जम्मू, उधमपुर, नगरोटा, कठुआ में भाग कर आए। ये सरकारी आंकड़े। 6,000 कश्मीरी हिंदू दिल्ली भाग कर आए, 2,500 अमृतसर और दूसरे हिस्सों में गए। सरकार ने लिमिटेड कैंप बनाए थे, तो कैंप में भी जगह नहीं मिल रही थी। जम्मू जैसी जगहों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो वहां मकानों का रेंट भी बढ़ गया। फारूक अब्दुल्ला के इस राज में हाल यह था कि देश के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रुबैया सईद को आतंकवादियों ने 8 दिसंबर 1989 को किडनैप कर लिया। देश के गृह मंत्री की बेटी किडनैप हो जा रही थी कश्मीर के अंदर, और मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे जो आज कह रहे हैं कि जांच आयोग बना लो। रुबैया सईद शाम को अस्पताल की ड्यूटी करके नौगांव के अपने घर लौट रही थी। नौगांव से पहले एक चौराहे के पास बस से रुबैया को आतंकवादियों ने उतार लिया, अगवा किया, सोपोर लेकर चले गए। रुबैया सईद के बदले में 5 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की गई। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त रुबैया सईद का अपहरण हुआ और कश्मीर एक तरह से जल रहा था, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला कहां थे आपको पता है? फारूक अब्दुल्ला विदेश में। और जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो रहा था और पूरे चरम पर था यह सब कुछ, इस्तीफा देकर फारूक अब्दुल्ला कहां चले गए थे? विदेश चले गए थे। आप देखिए तारीख कैसे क्या हुआ। इस देश में लोगों की जिंदगी की कीमत नेताओं के लिए क्या है आप सोचिए। 8 दिसंबर 1989 देश के गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद, ये रुबैया सईद जो है वो किडनैप हो जाती है। 11 दिसंबर, 3 दिन बाद 11 दिसंबर फारूक अब्दुल्ला लंदन से लौटते। 3 दिन बाद लंदन से लौटे फारूक। बताइए, फारूक अब्दुल्ला को 3 दिन लग गए लंदन से लौटने में। बाद में मध्यस्थता हुई और आतंकवादियों ने रुबैया सईद को छोड़ा। इस डील के लिए भी तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को फारूक अब्दुल्ला से काफी मिन्नतें करनी पड़ी। रुबैया सईद के बदले में आतंकवादियों को छोड़े जाने के बाद कश्मीर में आतंकियों, अलगाववादियों और कट्टरपंथियों को और मजबूती मिली। इसका चैप्टर कल आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। कश्मीर में 1983 के चुनाव से फारूक अब्दुल्ला इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से सियासी झगड़े में बिजी थे और वहां सरकार बचाने और गिराने का खेल चल रहा था। उसी दौरान अलगाववादी तत्वों और पाकिस्तानी परस्त गुटों ने कश्मीर का माहौल बिगाड़ दिया। जब ये लोग कुर्सी कुर्सी खेल रहे थे, अलगाववादी पूरे कश्मीर को हथिया लेना चाहते थे। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने शेख अब्दुल्ला के दामाद और फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुल शाह उन्हें सीएम बनाया तो माहौल और बिगड़ गया। इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सारे फैसले राजीव गांधी और उनकी कोर टीम लेने लगी। इस टीम ने 1986 में फारूक अब्दुल्ला से झगड़ा सुलझाकर उनसे पैचअप करके उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन तब तक वो हालात बन चुके थे जिसमें कश्मीर में पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें सिर उठा चुकी थी, राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए एकजुट हो चुकी थी। लेकिन दिल्ली में राजीव गांधी और वहां कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला बहुत बिजी थे कुर्सी की लड़ाई। कश्मीर जलना शुरू हो चुका था। इन कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों ने 1986 में एक मोर्चा बनाया और उस मोर्चे का इन्होंने नाम दिया, उस मोर्चे का नाम था मुस्लिम, कोई संदेह नहीं था कि किस आधार पर बन रहा है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। यह उस मोर्चे का नाम दिया, यानी MUF। यह मोर्चा बनाया गया और 1987 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने उतरने का फैसला किया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में बड़ी संख्या में जमाते इस्लामी के लोग थे। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान का हर तरीके से समर्थन हासिल था।
मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने कश्मीर में इस्लामिक राज लाने के नाम पर चुनाव लड़ा, खुलकर बोलकर लोगों से कि हम इस्लामिक राज लाना चाहते हैं। एमयूएफ के उम्मीदवारों में श्रीनगर से सैयद सलाउद्दीन भी था। आप कहेंगे सैयद सलाउद्दीन तो नाम सुना सुना लग रहा है। बॉस, ये सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी चीफ है आज की तारीख में। वो पिछले 35 साल से पाकिस्तान में बैठा है। वो तब यहां चुनाव लड़ रहा था श्रीनगर में। सैयद सलाउद्दीन का इलेक्शन एजेंट कौन था? यासिन मलिक, जिसे हमारे यहां के उस वक्त के प्रधानमंत्री साहब बुला बुलाकर मिल रहे थे, वो उसी का इलेक्शन एजेंट था यासिन मलिक, जो बाद में उस आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ भी बना, जिसके आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स की। एमयूएफ यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवारों में सैयद अली शाह गिलानी, चचाब रहे नहीं, लेकिन कितने बड़े अलगाववादी थे आपको पता ही है। सैयद अली शाह